Hi guys, good morning to everyone. Welcome to Pandu English Academy. I'm again with a new video. This video is for class 10th, RBSE syllabus for class 10th. Book's name is Golden Rays. The first lesson of this book, that is a drama or a play, that's name is The Book That Saved the Earth. This is very important lesson for the class 10th. Before proceedings, I request all of you to subscribe it, like it, comment it, share with your friends. Now move toward the lesson. Lesson is Golden Rays. Golden Rays is the name of the book that is implemented in class 10th. Now syllabus for the from the Golden Rays. In this video, this is the first video for the class 10th from this book. So before proceedings, we also understand the syllabus ऑफ दिस बुक कि इस बुक से एग्जाम में क्या क्या चीज आने वाली है और कितने कितने मार्क्स की आने वाली है, हमें जानना होगा। तो सिलेबस फ्रॉम दिस बुक, तो सिलेबस क्या होगा देखें। देयर इज टू बुक्स इन योर सिलेबस, वंस नेम इज गोल्डन रेस, अदर इज ए रिजोल्यूशन नेम्ड बुक। उसका यहाँ मैंने नहीं दिया है, मैंने इसी को दिया है। गोल्डन रेस की बुक्स हैं वो 14 मार्क्स की होगी, रखना। इस 14 मार्क्स को टोटली 14 गोल्डन डेज 14, इसकी जो प्रोज पार्ट ऑफ 14 मार्क्स का होगा और इसकी पोइट्री जो है वो होगी 9 मार्क्स की। इसको समझें, टोटली ये जो होगी 23 मार्क्स की बुक होगी। 14 मार्क्स की तो प्रोज, प्रोज का मतलब लेसन जो दिए हैं 1 से लेकर 11 और 10 जो हैं वो होंगे, और जो 5 और 6 जो पोएम दी हुई है वो 9 मार्क्स की आएगी। अब इस 14 नंबर में से क्या क्या आएंगे इस लेसन से, इस 14 नंबर से इस लेसन में 2 सीन पैराग्राफ आएंगे 4 मार्क्स के। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स। प्रोज के जो लेसन्स हैं उनमें से 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, जो जिसे हम सीन और अनसीन पैसेज कहते हैं, उनको दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में से आएंगे अप्रोक्सीमेटली 75 वर्ड, छोटे ही आएंगे, ज्यादा बड़े नहीं आएंगे। 2 आएंगे और 4 मार्क्स के आएंगे। अब ये 4 मार्क्स के जो क्विज होगा, इनमें क्या क्या पूछा जाएगा। These extracts would require efforts on part of the student to supply the response। क्या होगा, 1 marks for each extract। इसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। फॉर वोकेबुलरी रिमेनिंग 3, वन क्वेश्चन होगा ओनली डेडिकेटेड वोकेबुलरी के लिए, जैसे सिनोनिम्स पूछ लिए जाते हैं, अपोजिट पूछ लिया जाएगा, वन वर्ड पूछ लिया जाएगा ना, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पेजेज व्हिच मीन ब्यूटीफुल हो गया, कुछ भी वर्ड पूछ सकते हैं। और 3 जो क्वेश्चन इसके बचे हैं, 4 क्वेश्चन टोटल आएंगे, 4 पैराग्राफ का एक होगा, दोनों के लिए इक्वल रहेगा। उसमें 3 मार्क्स की क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपकी कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को एड्रेस करेगी। ग्लोबली क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। सो दोनों पैराग्राफ जो होंगे वो इसी बुक से आएंगे। अनसीन जो पैराग्राफ है, अनसीन पैराग्राफ आता है एक अलग होता है। सीन पैराग्राफ इस बुक से 2 सीन पैराग्राफ आएंगे तो 8 मार्क्स के होंगे। तो 14 में से 8 गए, 6 बच गए। अब 6 मार्क्स के क्या आएंगे, ध्यान दें। 1 out of 2 questions exploratory in nature based of any of the prose lessons from the textbook to be answered in 60 word। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा। जो काफी जो लॉन्ग आंसर कहते हैं वो होगा ये। और इसमें जो 11 लेसन है, उन 11 लेसनों में से कहीं से भी आ जाएगा। 11 लेसनों में से फर्स्ट लेसन को, इस लेसन को, फर्स्ट लेसन को छोड़ करके, फर्स्ट लेसन का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इसको छोड़ करके जो 10 लेसन बचेंगे उनमें से कहीं से भी आएगा। फर्स्ट लेसन में से क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, सेकंड 14 में से 8 यहाँ चले गए, 3 यहाँ चले गए, तो 3 और बच गए होंगे। तो 3 वाला देखें, 1 out of 2 questions on the drama text। ध्यान दें, ड्रामा टेक्स्ट से ही आएगा, दूसरी जगह से नहीं आएगा। और जो हम आज लेसन पढ़ने वाले हैं, जो बुक का फर्स्ट लेसन है, द बुक
दैट सेव्ड द अर्थ, वो यही क्वेश्चन है। आपके पेपर का, जो आपका पेपर आएगा बोर्ड का, उसका 22 नंबर जो क्वेश्चन जो होगा, जो 3 मार्क्स का होगा, वो इसी लेसन से होगा। कौन से लेसन से? द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, लेसन नंबर 1 ऑफ दिस बुक। इस बुक का जो लेसन नंबर 1 है, उसमें से 1 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ योर पेपर, आपके पेपर का 22वां क्वेश्चन इसी लेसन से आएगा, और 2 क्वेश्चंस आएंगे, 1 करना होगा। ये ध्यान, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो आज हम लेसन पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो 10 लेसन बचे हैं, वो टोटल 11 लेसन है ना, बाकी जो 11 लेसन बचे हैं, उन 11 लेसन से ये एक ही क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, और उस एक लेसन से ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। कितना प्रिसाइज कर रखा है देखो सिलेबस को। तो ये जो आएगा, एवरेज क्वेश्चन आएगा 40 वर्ड का, शॉर्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर आएगा, ये लॉन्ग टाइप आंसर आएगा, ये शॉर्ट टाइप आंसर आएगा। टोटली 8 मार्क्स का दो 2 सीन पैसेज हो गए इस लेसन से। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आंसर आएगा, जो कि लेसन फर्स्ट को के अलावा जितने भी लेसन है उनमें से कहीं से भी आ जाएगा। 1 मोर क्वेश्चन जो आएगा वो लेसन नंबर फर्स्ट से आएगा, जिसका नाम है द बुक सेव्ड दैट सेव्ड द अर्थ। इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन, और पेपर का 22 नंबर क्वेश्चन यही होगा। ओके, नाउ प्रोज, ये जो बुक है गोल्डन डेज, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। प्रोज, प्रोज का मतलब होता है जो आर्टिकल टाइप में जो लेसन लिखे हुए हैं, स्टोरी टाइप में लेसन जो होते हैं वो। एक होती है पोएट्री, पोएट्री में से 9 मार्क्स की पोएट्री आएगी, इसको भी डिवाइड कर रखा है। जैसे कि है 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड पोएम, हमारे 4 पोएम्स हैं, उनमें से 2 आपको पोएम की पैराग्राफ दिए जाएंगे, स्टेंजा दिए जाएंगे, जिनको हमें एक्सप्लेन करना है, जैसे कि हम हिंदी में करते हैं ना, व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, सेपरेशन व्याख्या लिखते हैं ना, वैसे यहाँ पे उसकी लिखनी है एक्सप्लेनेशन। तो रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट आएगा 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट होगा, 2 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन होगा। सो 4 मार्क्स इसमें चले गए। अब बच गए 5 मार्क्स। तो उनको कैसे किया है? आउट ऑफ 3, आउट ऑफ 3 3 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 2 करने हैं। 2 आउट ऑफ 3 आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ थीम, कि पोएम की थीम क्या है, ध्यान दें। इसमें आएंगे कि पोएम जो तुमने लिखी वो किस चीज पे लिखी है, एंड आइडियाज कंटेन इन द पोएम, और किस तरह के विचार आइडियाज इस पोएम के अंदर हैं। टू बी आंसर्ड इन 30 to 40 वर्ड, 2.5 to 2 क्वेश्चन हमें करने होंगे। इन दिस वे द गोल्डन डेज बुक्स कैरीज 14 मार्क्स, नॉट 14 मार्क्स, 23 मार्क्स। कितने की होगी ये? 23 मार्क्स की होगी, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दैट इज 14 मार्क्स फॉर द प्रोज, जिसमें 10 या 11 लेसन होंगे, 9 मार्क्स जो कि 4 पोएम हमारे सिलेबस के अंदर है उनके लिए आएगी। सो इसमें भी ये बता दिया 14 मार्क्स के में भी कि 8 मार्क्स के 2 सीन पैसेज आएंगे, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। 1 क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा वो लेसन नंबर फर्स्ट के अलावा बाकी सभी लेसनों से आ सकता है, और एक क्वेश्चन जो आएगा 3 मार्क्स का, जो लेसन आपके बोर्ड के पेपर का, ये एनुअल पेपर की बात कर रहा हूँ, एनुअल पेपर में यही आएगा। एनुअल पेपर में क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो इसी लेसन से होगा। कौन से लेसन से? द बुक दैट सेव्ड दैट, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। दिस इज देयर। नाउ वी proceed next the lesson. I hope you have understood. If you have liked this explanations, comment it, subscribe it, share it with your friends. Now अब हम पढ़ेंगे थीम ऑफ द लेसन, कि लेसन की थीम क्या है, इस लेसन में क्या कहा गया। लेसन का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। यहाँ ये बताया गया है कि एक किताब ने पृथ्वी को बचा दिया। अब कौन सी किताब थी, क्वेश्चन ये उठता है, और किन से बचा दिया, क्वेश्चन ये उठता है। ये 2 क्वेश्चंस मेजर है हमारे लिए, तो हम यहाँ पढ़ेंगे पहले। द बुक दैट सेव्ड अर्थ इज a story play meant to entertain and educate people with the world of fantasy. फैंटेसी का मतलब होता है कुछ लोग कल्पनाओं में रहते हैं, अपने आप को कुछ ज्यादा कंसीडर करते हैं, अपने आप को भगवान कंसीडर करते हैं, और वो सोचते हैं कि जो हम करते हैं वही होता है। वही इसके अंदर बताया गया है कि ये बुक जो है
जो ये लेसन जो है इसका नाम है बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज ए शॉर्ट प्ले, एक छोटा सा प्ले है। प्ले का मतलब एक नाटक, फिल्म जो होती है एक प्ले होता है और ये उस फिल्म का जैसा सा ही है। यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई होगी जिस पे कुछ व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होंगे, है ना? जैसा कि फ़िल्म के अंदर होता है, सेम इट इज़ ए फ़िल्म टाइप में होगा। इट ड्रामेटाइज़ द इमेजिनरी इवेंट, ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल काल्पनिक है। क्या है ये? इमेजिनरी है। ऐसा वास्तव में हुआ नहीं था, हमें कल्पना करनी है कि ऐसा होगा, है ना? इन द मिड ऑफ 21st सेंचुरी, जैसे प्रेज़ेंट सेंचुरी चल रही है उसमें ऐसा होगा। It dramatized the imaginary event of mid 21st century supposed to be seen in 25th century। ये देखना है कि आज हमें ये देखना है कि 25th सेंचुरी में क्या होगा। Supposed to be seen in 25th century, आज से 400 ईयर एडवांस की बात की जा रही है कि आज हमें ये कल्पना करनी है कि आज से 400 ईयर बाद फ्यूचर में क्या हो जाएगा, है ना? तो वो देखना है। स्टोरीस्कोप शोज, स्टोरीस्कोप का मतलब है कि यहाँ एक पात्र है जिसका नाम हिस्टोरियन है, इतिहासकार। और भी बहुत सारे पात्र हैं, जस्ट इसके बाद हम उन पात्रों के बारे में पढ़ेंगे। वंस शोज दैट ए क्रू, क्रू का होता है मेंबर ऑफ मैनेजिंग, जैसे कि एक हवाई जहाज होती है उसमें क्रू मेंबर होते हैं। क्रू मेंबर का मतलब होता है कि उस हवाई जहाज को ऑपरेट करने वाले जो लोग जो होते हैं उनको क्रू मेंबर कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी एक मिसाइल भेजी गई है पृथ्वी पर अटैक करने के लिए। उसके जो मेंबर्स जो हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं वो हमें पढ़ना है। शोज क्रू फ्रॉम प्लेनेट मार्स, वो अटैक करने वाला कौन है? क्वेश्चन था कि पृथ्वी, एक बुक ने पृथ्वी को बताया किससे? मार्शियन से। जैसे अर्थ एक प्लेनेट है वैसे मार्स भी एक प्लेनेट है। मार्शियन से पृथ्वी को बचाया गया। इन ऑन द एक्सपेडिशन टू अटैक द अर्थ, वो अर्थ को पर अटैक करना चाह रहे थे। द क्रू मेंबर्स ऑफ द स्पेसक्राफ्ट हैपेंस टू एंटर ए लाइब्रेरी, जब वो यहाँ अर्थ पे अटैक करने आते हैं तो एक अर्थ की एक लाइब्रेरी में एंटर करते हैं। एक ऐसी बिल्डिंग में एंटर करते हैं, ऐसी इमेजिनेशन है ये, ऐसी बिल्डिंग में एंटर करते हैं जो कि एक लाइब्रेरी है। अब वहाँ तो लाइब्रेरी में तो बुक्स होती है। अब क्या होता है कि जो मार्शियन जो हैं, वो समझ नहीं पाते कि होती क्या है। कभी वो इसे ब्रेड मान लेते हैं, कभी उसे फ़ोन मान लेते हैं, कभी उसे टेलीविज़न मान लेते हैं, कभी कुछ और मान लेते हैं। तो उनको समझ में नहीं है क्या, लेकिन लास्ट में उनको फिर भी समझ में आया। वो देखते हैं क्या था। दे हैपेंस टू एंटर a library which they take to be स्टोरेज वैन, जिनको वे समझ लेते हैं कि ये कोई वेयर हाउस है, कोई स्टोर है। वेयर हाउस का मतलब समझते हैं आप? स्टोरेज होता है ना, गोदाम जिसे कहते हैं। एंड मिस्टेक्स बुक्स फॉर सैंडविच, मान लेते हैं कि ये गोदाम है। मार्शियन एक लाइब्रेरी में एंटर करते हैं और लाइब्रेरी को गोदाम, वेयर हाउस कंसीडर कर लेते हैं। वो वहाँ पड़ी हुई बुक्स को सैंडविच मान लेते हैं कि ये सैंडविच है। और सैंडविच आपको पता ही है कि खाने के लिए होती है। दे रीड आउट पोएम्स, बाद में लाइब्रेरी में तो बुक होती है। ऐसे करते-करते आगे लेसन में भी आएगा। फिर वो एक बुक को पढ़ लेते हैं, जो कि एक नर्सरी की बुक होती है, बिल्कुल छोटी-सी बुक होती है नर्सरी की। और मिस इंटरप्रेट देयर मीनिंग, और उसके मीनिंग्स को अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। आपको पता है कि नर्सरी की बुक के अंदर तो पोएम होती है और पोएम के अंदर फार फेच्ड इमेजिनेशन होती है। कभी गाय को मून पे भेज देते हैं, है ना? कभी किसी को कहीं भेज देते हैं, है ना? कभी गाय दीवार से कूद जाती है। इस तरह की इमेजिनेशन होती है। तो कल उसके अंदर काफ़ी इमेजिनेशन थी और जब उन्होंने इसको पढ़ा तब उनको ये लगा कि अर्थलिंग्स कहा गया यहाँ पे पृथ्वीवासियों को कि अर्थलिंग तो हमसे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस है। जब इस पोएम को वो पढ़ते हैं तो इस बात को देख कर के वो वहाँ से वापिस चले जाते हैं और पृथ्वी, ये बुक जो है पृथ्वी को अटैक होने से बचा लेती है। अब ये पता नहीं कि बुक कौन-सी है, वो हम लेसन में पढ़ेंगे। कन्फ्यूज्ड बाय द फार फेच्ड इमेजेस, क्योंकि उस पोएम के अंदर काफ़ी फार फेच्ड इमेज होती है ऑफ द फनी पोएम्स, दे बिगिन्स टू थिंक दैट पीपल ऑफ द अर्थ आर मोर एडवांस्ड। पोएम को पढ़ने के बाद में उनको ऐसा लगता है कि पृथ्वीवासी बहुत ज़्यादा एडवांस है इन टेक्नोलॉजी। पहले वो ये मानते थे कि हम सबसे ज़्यादा एडवांस है ना? फिर उनको ये पता चलता है कि पृथ्वी वाले तो ऐसे लोग हैं जिनकी गायें भी मून पे चली जाती है ना? पता नहीं क्या-क्या करते हैं। इंटेलिजेंट है, कैपेबल ऑफ डिफीट द मार्शियंस, वो इतने सक्षम है कि मार्शियन को डिफीट कर सकते हैं। दे ड्रॉप मिशंस ऑफ टेकिंग द अर्थ, और इसी पोएम को पढ़ने के जस्ट
बाद में उनका जो अर्थ पे अटैक करने का जो इरादा था, उसको ड्रॉप कर देते हैं। एंड थिंक टैंक मार्शियन का हेड है। आगे इसका कैरेक्टर ये आएगा। द मास्टरमाइंड ऑफ द अटैक, जो अटैक करने का मास्टरमाइंड होता है, इज हिमसेल्फ सो मच फ्राइटेंड। वो भी इससे इतना डर जाता है। पहले तो कहता है कि मैं पृथ्वी पे रूल करूँगा, वो पृथ्वी वाले कुछ भी नहीं है, उनको कुछ नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। लेकिन वो इस पोएम से इतना डर जाता है कि ही इज़ रेडी टू रन अवे फ्रॉम द मास टू अ सेफर पीस ऑफ द इन द यूनिवर्स। और वो अपने ही आइलैंड, अपने ही प्लेनेट को छोड़ के कि दूसरे प्लेनेट पे जाना चाहता है। कहता है कि आप वहाँ से आ जाइए, पृथ्वीवासी इतने इंटेलिजेंट है कि वो हमारी लोकेशन को ट्रेस कर लेंगे। तो वहाँ से भाग जाता है। दिस इज़ द थीम ऑफ द लेसन। लेसन में क्या है, कैसे है, ये बताया गया है। इसमें कल्पना, इमेजिनेशन है। और पृथ्वीवासी जो अर्थ पे मार्शियन जो है अर्थ पे आते हैं, वो वहाँ एक लाइब्रेरी में एंटर करते हैं और वहाँ पे उनको बुक्स मिलती है। बुक्स को वो क्या मान लेते हैं, सैंडविच मान लेते हैं। उस बुक्स को वो फ़ोन मान लेते हैं, मोबाइल मान लेते हैं और टेलीविज़न मान लेते हैं। ऐसे ही आगे सब लेसन में आएगा। फिर वो कैसे भी करके एक पोएम को पढ़ भी लेते हैं। उसको खोलते हैं तो उनको पढ़ना आ जाता है और उसमें इतनी अच्छी इमेजिनेशन है, जिस इमेजिनेशन को पढ़ के उनको रियल कंसीडर कर लेते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि हम तो पृथ्वी पर अटैक करने आए थे, वो हमसे कितने होशियार है, कितने हमसे एडवांस है, तो हम उनको हरा नहीं सकते। इसी बात को लेके वो वहाँ से चले जाते हैं। बाकी सब चीज़ें लेसन में आगे होती रहेगी। यस, अबाउट द ऑथर। ऑथर कौन है इसका? क्लेरे बोइको इज़ द फेमस ऑथर ऑफ द चिल्ड्रन बुक। इस जो चिल्ड्रन बुक है, जो ये प्ले है, उसका ये राइटर है। ही प्ले हिज प्लेज आर फुल ऑफ फैंटेसी एंड अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट मनोरंजन, फैंटेसी कल्पना, कल्पना और अम्यूजमेंट से भरे हुए हैं। हिज फेमस प्ले आर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये उसकी सबसे फेवरेट और सबसे फेमस प्ले है। ब्लिंडा, बीस्ट, एल एडम्स एंड द वंडरफुल लैम्प, ये उनकी बुक्स के नाम है। हमारे तो एक ही बुक्स लगी है, इसकी बहुत सारी बुक्स मार्केट में है। बेबी प्रिंस सेज, लेडी मून, द थेफ्ट एंड नंबरस अदर्स, ये उनकी बहुत सारी बुक्स हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो हम आज लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। उसमें जैसे फ़िल्म के अंदर हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलेन होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं। उनको बोलते हैं करैक्टर। जो रोल प्ले करते हैं उनको बोलते हैं करैक्टर। उसमें करैक्टर कौन-कौन है? एक तो सबसे अच्छा जो करैक्टर जो यहाँ का हेड है मार्शियन का, इस पोएम में सबसे ज़्यादा जिसे हम हीरो कहते हैं, वो है थिंक टैंक। ग्रेट एंड अलमाइटी थिंक टैंक उसका नाम है। अब उस हीरो का असिस्टेंट कौन है? उसका नाम है न्यूडल। अब इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं, लेफ्टिनेंट आयोटा, कैप्टन ओमेगा, सार्जेंट ऊप और ओप स्टेज वॉइस। ओप स्टेज वॉइस का मतलब है कि हम जब फ़िल्म देखते हैं, कई बार आवाज़ आती है पीछे से, है ना? तो वहाँ भी यहाँ इस लेसन में भी ऐसा ही है। हमें एक फ़िल्म प्रोजेक्टर पे फ़िल्म दिखाई जा रही है ना? तो पीछे से आवाज़ आ रही है, वो भी इसके अंदर है। इसके अलावा एक अंदर इसका पात्र है हिस्टोरियन, इतिहासकार, है ना? वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दीज़ आर द कैरेक्टर्स। तो ध्यान रखना है, थिंक टैंक जो है, वो सबका हेड है, नूडल उसका असिस्टेंट है। अप्रेंटिस मतलब उस प्रशिक्षु बोलते हैं, जो प्रशिक्षण लेते हैं। ये नूडल थिंक टैंक के अंडर में क्या प्रशिक्षण ले रहा है, ये सोचता है कि मैं भी एक दिन थिंक टैंक बन जाऊँगा। अब ये जो 3 लोग हैं, आयोटा, ओमेगा और ऊप जो हैं, ये स्पेसक्राफ्ट में पृथ्वी पे आते हैं, पृथ्वी पे अटैक करने के लिए। पृथ्वी पर अटैक करने के लिए आते हैं और उस लाइब्रेरी में एंटर करते हैं, जहाँ पे वो बुक्स रखी हुई है। और ये इंटरनेट से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जुड़े हुए हैं, ओके? और ये मैसेज इनको कन्वे करते हैं, ये इनको गाइड करते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। इसी ड्यूरेशन में ये हमारा जो प्ले है वो ओवर हो जाता है। दिस लेसन हैज़ 2 सीन, 2 दृश्य हैं इसके। सीन का मतलब समझते हैं ना? सीन, 2 2 सीन्स दिए हुए हैं, 2 अलग-अलग दृश्य हैं। एक मान लो कि मार्स का है, एक अर्थ का है। कि मार्स में जब ये लोग अटैक करने मार्स से आते हैं ना, तो मार्स में जब ये होते हैं अटैक करने की जो प्लानिंग बनाते हैं वो क्या है? पहले तो ये बताया गया है और सेकंड सीन के अंदर है कि जब वो अर्थ पे पहुँच जाते हैं तो पृथ्वी पे क्या देखते हैं? वो सेकंड सीन के अंदर दिया हुआ है। सो देयर आर 2 सीन्स। तो इन द फर्स्ट सीन आज हम फर्स्ट सीन की स्टडी करेंगे। सेकंड सीन आगे कल इसका वीडियो आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे। यस, देखेंगे। अब इसके लिए क्या देखना है? टाइम देखना है
कि इस प्ले का टाइम क्या है, इसमें इमेजिनेशन है 25th सेंचुरी की। कब की है? 25th सेंचुरी की। प्लेस कहाँ है? फर्स्ट सीन में देखा गया, फर्स्ट सीन में कि फर्स्ट सीन का जो टाइम है वो है 25th सेंचुरी। कहाँ का है? 25th की। प्लेस कहाँ है इसका? कि फर्स्ट सीन कहाँ पे प्ले किया गया? म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ। पृथ्वी पर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है एंशिएंट म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, उस पे ये प्ले किया गया है। ध्यान दें, थोड़ा मैंने पहले अलग बता दिया था। फर्स्ट प्ले जो है वो सिर्फ हिस्टोरियन का, इतिहासकार का है फर्स्ट सीन के अंदर, ठीक है ना? जो पृथ्वी पर एक डिपार्टमेंट है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, उसके अंदर इसको प्ले किया गया है। इतिहासकार यहाँ भी आएगा, हिस्टोरियन, है ना? वो अपने म्यूजियम के अंदर इसको प्ले करता है, ठीक है ना? देन होता क्या है, बिफोर राइज, प्ले शुरू होने से पहले, ड्रामा शुरू होने से पहले हम कह सकते हैं कि फ़िल्म शुरू होने से पहले हमें कुछ उसकी स्टोरी दिखाई जाती है ना, इमेजिनेशन दिखाई जाती है। वो यहाँ पे है, वो क्या है? स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन। एक्चुअली प्ले स्टार्ट होता है जब थिंक टैंक आ जाता है, लेकिन थिंक टैंक आने से पहले उसको एड्रेस कौन करता है? हमें ब्रीफिंग कौन कर रहा है? यहाँ पे क्या है? इतिहासकार एक म्यूजियम में है और उसने एक प्रोजेक्टर लगा रखा है। प्रोजेक्टर के अंदर वो फ़िल्म भर रखी है, जो पृथ्वी पर अटैक करने का प्रोसेस है, मार्शियन का। लेकिन उससे पहले इतिहासकार हमें बताता है। तो क्या होता है, जो प्रोजेक्टर की जो लाइट है, वो सबसे पहले इतिहासकार के ऊपर गिरती है। हमें सबसे पहले फ़िल्म के अंदर कौन दिखता है? इतिहासकार दिखता है। वो एड्रेस करता है कि अब क्या होने वाला है, वो क्या बताने वाला है, ये सब चीज़ें। तो क्या कहता है? साइंस स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन हु इज सिटिंग एट द टेबल। सबसे पहले जैसे फिल्म चलती है तो फॉक्स लाइट गिरती है ना, एक ही जो सिर्फ एक व्यक्ति पर गिरती है वही चीज दिखती है, बाकी सब कुछ ब्लैक दिखता है। तो मैं इतिहासकार के ऊपर स्पॉटलाइट गिरती है। ऑन डाउन राइट, वो डाउन में बैठा हुआ है। ऑन विच ए म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट, नो, ऑन विच इज ए मूवी प्रोजेक्टर, ए साइन ऑफ एसएल बिसाइड हर रीड्स। एसएल का मतलब होता है जो एक स्टैंड देखा है आपने न्यूज़पेपर पढ़ने का, कि आदमी खड़ा-खड़ा यूँ न्यूज़पेपर पढ़ लेता है, नोटिस बोर्ड टाइप में होता है एक, उसको एसएल बोलते हैं। तो इतिहासकार पे लाइट गिरती है, उसके पास में एक एसएल नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, ओके? जिस पे वो पढ़ता है। यहाँ इतिहासकार ये फीमेल है, ध्यान देना। ये महिला है जो इसको दिखाती है। वो महिला क्या बताती है? जब भी ये ड्रामा शुरू हुआ है तो इतिहासकार से शुरू हुआ है। तो क्या बताती है? स्टोरी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट। वो कहती है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का जो म्यूजियम है उसमें सबका वेलकम है, और मेरे डिपार्टमेंट में विशेषण तौर से क्यूरियोसिटी ऑफ द गुड ओल्ड फॉर 25th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। क्या कहा है? कि मैं बहुत ही उत्सुक हूँ गुड ओल्ड हमारे इतिहास के बारे में, फार ऑफ 20th सेंचुरी, फार ऑफ 20th सेंचुरी, क्योंकि ये प्ले हो रहा है 25th में, है ना? और ये हमें जो दिखाएगी वो दिखाएगी 25th की, 21st की, है ना? तो फार ऑफ का मतलब बहुत दूर, काफ़ी पुरानी 20 सेंचुरी की जो म्यूज़ियम है, उसके अंदर मैं आपका वेलकम करती हूँ। 20th सेंचुरी हैज़ वाज़ ऑफ़न कॉल्ड एरा ऑफ बुक्स। वो इसने ये भी बताया है, 20th सेंचुरी को एरा ऑफ बुक्स कहा गया। ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हिच सेंचुरी इज़ नोन एज़ एरा ऑफ बुक्स? छोटा क्वेश्चन हो सकता है, बड़ा क्वेश्चन। व्हाई द 20th सेंचुरी इज़ नोन एज़ द एरा ऑफ बुक्स? 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। क्यों है वो, यही आंसर मिल जाएगा। ऑन दोज़ डेज़, ये कब बोल रही है? 25th में, और बात करिए 21st की, कि कहती है कि उन दिनों में, का मतलब है कि 21st सेंचुरी में देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। 21st सेंचुरी में सब कुछ चीज़ें बुक्स में मिलती हैं। जैसे हम देखते हैं, आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज भी हो रहा है कि लोग बुक्स नहीं परचेज़ करके ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। जबकि पहले क्या था, आज से 10 इयर्स पहले जब नेट हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं था, तब ज़्यादातर चीज़ें हम बुक से पढ़ा करते थे। तो वो यही कह रही है कि 25th सेंचुरी में ये इसको शो कर रही है, और 21st सेंचुरी के बारे में बता रही है कि 21st सेंचुरी के अंदर पृथ्वी पर बुक्स ही सब कुछ थी, और उस बुक्स में सब कुछ चीज़ें मिलती थी। क्या था? इन दोज़ डेज़ देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंट ईटर। कहाँ से? एक एंट ईटर से। एंट ईटर मतलब जो चींटियों को खा जाता है, छोटा से छोटा जीव।
छोटे से छोटे जीव से लेकर के टू जुलस, बड़े से बड़े भगवान भी कह सकते हैं, बड़े से बड़े इवेंट के बारे में सब उस बुक्स के अंदर ही था। बुक टॉट पीपल, बुक लोगों को पढ़ाती थी हाउ टू, कि काम कैसे करना है। हम कोई भी काम करने का तरीका जानना चाहते हैं तो बुक्स में लिखा होता है। व्हेन टू, कोई काम कब करना है, वेयर टू, कहाँ करना है, व्हाई टू, क्यों करना है। ये सब कुछ क्वेश्चन जो आदमी के माइंड में आते हैं वो बुक्स से ही पढ़े जाते थे इन 21st सेंचुरी, और ये प्लेस शो हो रहा है 25th के अंदर। ओके, दे इलस्ट्रेट, ये बुक्स इलस्ट्रेट करती है, समझाती है, एक्सप्लेन करती थी। क्या? एजुकेटेड, लोगों को शिक्षित करती थी। एजुकेटेड, उनको पाबंदित करती थी। इवन डेकोरेटेड, उनके ज्ञान को बढ़ाती भी थी। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वाज, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे अजीब चीज जो एक बुक ने आज तक नहीं की और कर दी, डिड वाज टू सेव द अर्थ, जिसने पृथ्वी को अटैक होने से बचा लिया। हैवंट यू हर्ड अबाउट मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2014? आपको ये कल्पना करनी है कि 2014 में जो मार्शियन अटैक होने वाला है, क्या आपने उसके बारे में नहीं सुना? ये क्वेश्चन है। ये सब कुछ हमें इतिहासकार, अभी फ़िल्म शुरू नहीं हुई है, अटैक के बारे में शुरू नहीं हुआ है, इतिहासकार हमें इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ऐसा होने वाला है। नाउ वी रीड, अब यहाँ से प्ले शुरू होता है। इतिहासकार के बाद में क्या आता है वो देखते हैं। टस टस का मतलब इस तरह की साउंड आती है जैसे कि फ़िल्मों में आती है। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज़? वेल यू नो द इन्वेजन नेवर हैपेंस, रियली हैपेंस। अब ये बताया गया कि 25th सेंचुरी के अंदर सब कुछ बुक्स में था, तो आजकल वो अपने लोगों को क्या पढ़ाते हैं? उनकी पढ़ाई कैसे चल रही होगी? इनकी पृथ्वीवासियों की। ये कल्पना करनी है साथ-साथ में कि ये अटैक कभी हुआ ही नहीं। दिस इन्वेजन यू नो द इन्वेजन नेवर हैपेंस, रियली हैपेंस, ये वास्तव में नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो पहले ही भाग गए थे, बिकॉज़ अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक बुक ने उनको बचा दिया था। पृथ्वी को अटैक होने से बचा दिया था। व्हाट वाज़ द बुक? उस बुक का क्या नाम है? क्वेश्चन हमारे दिमाग में बार-बार ये आएगा। यू आस्क, ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, अगर एक ऐसी बुक जिसने पृथ्वी को बचा दिया, इसका मतलब वो बुक बहुत बड़ी होगी। एनसाइक्लोपीडिया होगी। एनसाइक्लोपीडिया को हिंदी में कहते हैं शब्दकोश। ऐसी बुक्स कोई भी जिसमें बहुत ज़्यादा वोकैब्युलरीज़ होती है, बहुत कुछ बताया जाता है। ए टॉम अबाउट रॉकेट एंड मिसाइल, टॉम का मतलब है बहुत बड़ी बुक, जो रॉकेट्स और मिसाइल के बारे में हो। एंड ए सीक्रेट फाइल, या एक छोटी-सी फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या हो सकती है कि आउटर स्पेस की छोटी-सी फाइल हो। ये इमेजिनेशन है कि वो बुक क्या हो सकती है, एनसाइक्लोपीडिया हो सकती है, और टॉम बुक ऑफ रॉकेट एंड मिसाइल की हो सकती है, या सीक्रेट फाइल हो सकती है, वो भी आउटर स्पेस से संबंधित, जैसे मून से संबंधित हो, है ना? मार्स से संबंधित हो, जुपिटर से संबंधित हो, किसी से भी हो। नो, फिर हिस्टोरियन कह रहा है नहीं, ये सब कुछ कुछ नहीं था। न तो वो एनसाइक्लोपीडिया थी, न वो टॉम ऑफ रॉकेट एंड मिसाइल्स थी, और न कोई सीक्रेट फाइल थी। इट वाज़ नन ऑफ दीज़, ये कुछ भी नहीं थी। इट वाज़ बट हियर लेट मी टर्न ऑन द स्टोरिस्कोप एंड शो यू व्हाट हैड हैपेंड मेनी सेंचुरी अगो। अब वो ये नहीं बताती, इतिहासकार कहता है कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब मुझे आपको दिखाने दीजिए कि वो बुक क्या थी, ये अटैक कैसे होने वाला था और कैसे रुका। तो जो स्पॉटलाइट इस इतिहासकार के ऊपर अभी तक फ़ोकस कर रही थी, वो अब इतिहासकार से मुँह करके फ़िल्म के प्रोजेक्ट पे चली जाएगी। तो अब से, इसके बाद से हमारा लेसन शुरू होगा, जिसमें मार्शियन जो थिंक टैंक था, नूडल था, आयोटा था, ओमेगा था, है ना? उनके बीच का कन्वर्सेशन हमें दिखाया जाएगा। तो क्या होता है? लेट मी टर्न ऑन द स्टोरिस्कोप एंड शो यू व्हाट हैड हैपेंड मेनी सेंचुरीज अगो इन 2040। द ये 25th सेंचुरी की बात कर रही है, और वो कहती है कि 2040 में क्या हुआ था। 25th सेंचुरी में खड़ी है और कह रही है कि 2040 अभी भी हमारे लिए फ्यूचर में है ना? वो हमसे ज़्यादा 2000 2500 2500 कह सकते हैं कि 25th 26th सेंचुरीज़ होती है ना? उस समय टर्न्स शी टर्न्स द प्रोजेक्टर्स एंड पॉइंट इट लेफ्ट, जो उसके लेफ्ट की तरफ प्रोजेक्टर लगा, एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पे उसे टर्न करती है। स्पॉटलाइट ऑन द स्टोरी गोज़ आउट। अब तक जो स्पॉटलाइट इतिहासकार के ऊपर फोकस कर रही थी, वो वहाँ से हट जाती है एंड कम्स अप ए डाउन लिफ्ट ऑन थिंक टैंक, और थिंक टैंक पर गिर जाती है। थिंक टैंक मैंने बताया था, अभी तक जो लाइट इतिहासकार के ऊपर फोकस कर रही थी, वो थिंक टैंक के ऊपर आ जाती है। हू इज सीटेड
ऑन ए रेज्ड बॉक्स। अब थिंक टैंक पे बैठी है तो वो कहाँ है, कैसे बैठा है? तो वो एक उल्टे उठे बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है एंड आर्म्स फोल्डेड, उसके हाथ फोल्ड किए हुए हैं। ही वॉज ए ह्यूज एग शेप्ड हेनरी, ही wears a long robe decorated with stars and circles। अब ये उसका अपीयरेंस बताए वो कैसा दिखता है। तो उसका सर जो है ना अंडे के जैसा है, एग शेप्ड हेनरी, यूं एक अंडा होता है ना, गोल गोल होता है, थोड़ा लंबा होता है ना। एंड एग शेप्ड हेनरी काफी बड़ा भी है, ह्यूज भी है, मोटा भी है वो। एंड ही वियर्स, वो पहनता क्या है, ए लॉन्ग रोब, एक लंबा रोब का मतलब एक लंबा तोगा पहनता है जो घुटनों तक जाता है। डेकोरेटेड विद स्टार्स, उसपे तारे लगे हुए हैं। इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उसको रैंक मिली हुई है सुपीरियर ऑफ द मार्शियन। ओके, एंड ए सर्कल लगा हुआ है। अप्रेंटिस नूडल, अप्रेंटिस का मतलब होता है सहायक, नूडल जो हेड है इसका सहायक। जैसे अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु, प्रशिक्षु का मतलब होता है जो अंडर ट्रेनिंग होता है। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, तो टीचर को टीचर बनने से पहले अप्रेंटिस का मतलब होता है उसे बीएड करनी पड़ती है। डॉक्टर को डॉक्टरी करने से पहले इंटर्नशिप करनी पड़ती है, कुछ प्रैक्टिस हॉस्पिटल में 1 ईयर की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये उसका प्रैक्टिस पीरियड है नूडल का, जो थिंक टैंक के अंडर में वो कर रहा है। ओके, स्टैंड्स बिसाइड, उसके पास में है, बिसाइड हिम एट एलुबरेटेड स्विच बोर्ड। और अप्रेंटिस जो नूडल है ना उसके आगे एक बहुत बड़ा स्विच बोर्ड लगा हुआ है। स्विच बोर्ड का मतलब उसके पास कंप्यूटर सिस्टम है, काफी बड़े चैनल्स लगे हुए हैं ताकि वो मार्शियन को जो अर्थ पे गए हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकें। साइन ऑन एसएल रेट्स, और फिर क्या होता है, एसएल का मतलब मैंने बताया था नोटिस बोर्ड टाइप में बोर्ड होता है, डिस्प्ले बोर्ड होता है, उस पे साइन आता है। अभी तक समझ में आएगा, इतिहासकार ने मैंने इंट्रोड्यूस किया, इतिहासकार ने बताया कि क्या हुआ था, किस तरह से बुक थी, है ना। उसके बाद में लाइट जो है नूडल पे नोट नूडल थिंक टैंक पर गिरती है। ओके, और वो उसके बारे में बताया गया इतिहासकार ने कि वो कैसा का है। अब हम पढ़ेंगे आगे। अब यहाँ से सबसे उन सब के बीच में इतिहासकार अब खड़ा है, इतिहासकार लाइब्रेरी में प्रोजेक्ट के पास में खड़ा है कि हिस्टोरियन जो है ना, प्ले एंड होगा तब लास्ट में बोलेगा। ये हमें दिखा रहा है कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ये हमें दिखा रहा है। तो क्या है, जब प्ले शुरू होता है, मार्स स्पेस कंट्रोल ऐसा बोला जाता है, ग्रेट अलमाइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बोज बिफोर एंटरिंग। नूडल कहता है, सबसे जब भी प्ले शुरू होता है तो नूडल कहता है, मार्स स्पेस कंट्रोल बताता है कि हम कहाँ से बोल रहे हैं। ओके, ग्रेट अलमाइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बोज लोज बिफोर एंटरिंग, नूडल बोइंग, नूडल बो करता है। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, most powerful and intelligent creature of the whole universe, what are your orders। जब प्ले शुरू होता है तो नूडल ये वर्ड बोलता है, क्योंकि नूडल के लिए थिंक टैंक बॉस था, तो बॉस को इम्प्रेस करने के लिए, बॉस को सैल्यूट करने के लिए, बॉस की प्रशंसा के लिए वो इस तरह के शब्द बोलता है। क्या बोलता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल, ये उसका नाम हो गया। मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, एंड इंटेलिजेंट, होशियार क्रिएचर, प्राणी इन द होल यूनिवर्स, आप इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं। अब आप मुझे अपने ऑर्डर्स बताइए कि मुझे क्या करना है, मुझे आदेश दीजिए, मैं वैसा ही करूंगा, ऐसा नूडल कहता है। थिंक टैंक बोलता है पेविसली, पेविसली का मतलब होता है इरिटेटिंग। वो कहते हैं कि नहीं आपने मुझे प्रॉपर्ली सैल्यूट नहीं किया, आपने कुछ चीजें मिस कर दी, नहीं मैं खुश नहीं हूँ, है ना। क्या कहता है, थिंक थिंक प्रीवियसली, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माय सैल्यूटेशंस, कि मेरी सैल्यूटेशन का कुछ जो एक प्रॉपर प्रोसेस बना हुआ है ना, एक फॉर्मेट बना हुआ है, आपने उसमें कुछ चीजें छोड़ दी है। अप्रेंटिस, नूडल बोलता है गो ओवर, ये थिंक टैंक ही बोलता है, अप्रेंटिस को बोलता है, अप्रेंटिस नूडल गो ओवर होल थिंग्स अगेन, बोलता है कि जो आपने ऊपर सैल्यूट किया है इसको एक बार दोबारा कीजिए, आपने कुछ चीज़ छोड़ दी है। अब दोबारा नूडल क्या करता है, इटसेल्फ बिटन, वो कहता है सर ये किया जाएगा, आपका ऑर्डर है वो फॉलो किया जाएगा सर। इन ए सिंग सॉन्ग, एक बहुत ही लय के साथ में, एक लिरिक के साथ में बोलता है, क्या बोलते हैं, ओ माइटी थिंक टैंक रूलर ऑफ द मास एंड टू her two moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe, out of breath। वो जब इतना बोलता है तो उसका सांस फूल जाता है, ऐसे करने लग जाता है ना। वोट योर ऑर्डर, ये बीच में स्पेस इसलिए दिया है, बीच में हाइफन दिया हुआ है ना,
इसलिए दिया हुआ है कि वो सांस फूल जाता है तो हाथ में थोड़ा अटक के बोलता है, तो वो इसी तरह से बोलता है। हमें भी ऐसा फील करना है। ओके, अब एक क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि थिंक टैंक के लिए प्रॉपर सैल्यूटेशन का फॉर्मेट क्या था। हमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नूडल ने क्या चीजें छोड़ दी थी, तो ये छोड़ दी थी ओ ग्रेट माइटी सुताई, द रूलर ऑफ मास एंड हर टू मून्स, ये चीजें छोड़ दी थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैज नूडल लेफ्ट इन सैल्यूटिंग ओ ग्रेट अलमाइटी एंड ग्रेट थिंक टैंक को सैल्यूट करने के लिए उसने क्या चीज छोड़ दी थी, तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। अब कहता है थिंक टैंक नूडल के बीच में हो गया, थिंक टैंक कहता है दैट्स बेटर नूडल, बहुत अच्छा, इस बार आपने अच्छा सैल्यूट किया। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मेंड space probe that to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? अब वो थिंक टैंक कहता है, नूडल को ऑर्डर देता है, नूडल आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, मैं चाहता हूं कि हमारी जो स्पेस क्राफ्ट अर्थ पे अटैक करने गई है उससे कम्युनिकेशन किया जाए, उससे कम्युनिकेशन, उससे कनेक्शन किया जाए ताकि हम उससे बात कर सकें। तो प्लेस टू बी प्लेस्ड कम्युनिकेशन विद आवर मेंड स्पेस प्रोब, जो हमारी स्पेस प्रोब है उसके साथ कम्युनिकेशन किया जाए, दैट टू दैट रिडिकुलस प्लेनेट, और जो लोग हमारे जो स्पेस क्राफ्ट के लोग जो रिडिकुलस कहा गया उसको कि तुच्छ, एक छोटा सा एक अनडेवलप्ड जो प्लेनेट है, पृथ्वी को अनडेवलप्ड कहते हैं, रिडिकुलस कहते हैं, इनसिग्निफिकेंट कहते हैं, एक तुच्छ है, कुछ नहीं है वो हमारे सामने, है ना? कहते हैं कि जो एक गंदा सा तुच्छ सा जो एक प्लेनेट अर्थ है उसके साथ में हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए, उससे हमारी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि जो हमारी टीम इन्वेजन करने गई है, जो वहाँ पर जानकारी जुटाने गई है, वो कहाँ तक पहुँच गई है? वी आर गोइंग टू पुट कि उसको हम हमारे अंडर में करने वाले हैं। अंडर अ जेनरस रूलरशिप व्हाट डू दे कॉल इट? अब नूडल ये थिंक टैंक नूडल को पूछते हैं कि वो लोग इसको क्या कहते हैं? अब नूडल थिंक टैंक को ये पता नहीं है कि जिस पे हम अटैक करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? तो पूछता है कि वो है क्या? नूडल कहता है अर्थ, योर इंटेलिजेंस सर, उसका नाम अर्थ है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इन दिस पैराग्राफ। तो यहाँ क्या है, थिंक टैंक वो नूडल के बीच में कन्वर्सेशन है, लेसन की शुरुआत होती है, नूडल कहता है, नूडल अपने बॉस को ग्रीट करता है विद ए प्रॉपर फॉर्मेट, लेकिन वो कुछ चीजें मिस कर देता है। अगेन उसे एक सैल्यूट करवाया जाता है। फिर थिंक टैंक जो है, जो मार्स स्पेसक्राफ्ट जो अर्थ पे अटैक करने के लिए आया है, उसके साथ में कम्युनिकेशन करना चाहता है। कहता है कि उससे उससे हम कह सकते हैं कि फ़ोन मिलाना या उनका एक लाइव वीडियो चलाओ कि वो क्या कर रहे हैं। लाइव वो वीडियो चलता है दोनों के बीच में, मार्स पे और अर्थ पर। वो देखना चाहता है कि वो क्या कर रहे हैं, और वही पूछता है कि जो अर्थ जो है ना, वो सबसे तुच्छ और अनडेवलप्ड प्लेनेट है, उसका तो कहना ही क्या है, मतलब हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और उसे ये भी पता नहीं है इसका नाम क्या है, वो कहता है कि इसका पूछता है कि नाम क्या है? तो नूडल बताता है इसका नाम। नाउ नेक्स्ट पार्ट, द थिंक टैंक अर्थ, ऑफ कोर्स यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज। आप जानते हो अर्थ, उसका नाम, वो कितना इनसिग्निफिकेंट है, कितना तुच्छ है, कितना अनडेवलप्ड है। बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, माय मिरर, लेकिन सबसे कम्युनिकेशन से पहले जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है मेरा मिरर। मेरा मिरर लेके आइए। आई विश टू कंसल्ट माय मिरर। मैं सबसे पहले मेरे मिरर से कंसल्ट करना चाहता हूँ। मिरर का मतलब समझते होंगे, दर्पण, शीशा। नूडल, इट शैल बी डन सर। ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर। वो थिंक टैंक को एक मिरर दे देता है। वो अपनी इमेज, अपनी शक्ल उसमें देखता है। थिंक टैंक, मिरर, मिरर इन माय हैंड, देखो ये मिरर आ गया मेरे हैंड में, मैं कितना ग्रेट हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ। मैं जैसे नाम लेता हूँ तो वो चीज मेरे पास में आके खड़ी हो जाती है, रह जाती है। हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन लैंड? ओके, ओप स्टेज वॉइस का मतलब है कि उनके पीछे से आवाज आती है, स्टेज के पीछे से, पता नहीं किसकी आती है, तो क्या आती है, आफ्टर पोज यू सर। वो कहता है कि पृथ्वी पर इस लैंड पर का मतलब इस मून पर, इस मार्स पर सबसे इंटेलिजेंट और गिफ्टेड जो मैन है वो कौन है? मिरर को पूछता है कि आप बताइए कि इस प्लेनेट
मार्स पर जो सबसे इंटेलिजेंट जो आदमी है, सबसे गिफ्टेड आदमी जो वो कौन है? थोड़ी देर बाद में एक आवाज़ आती है, कहते हैं यू सर आप हैं। थिंक टैंक, स्मैकिंग मिरर, क्विकर, उसको स्मैक करता है, क्विकर जल्दी बताओ इतना देर नहीं मत लगाओ। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ हाथों-हाथ आंसर आना चाहिए। क्विकर नेक्स्ट टाइम आई विल हिट स्लो मिरर, मैं स्लो मिरर से हिट करता हूँ, अगर आपने आंसर नहीं दिया तो मैं फोड़ दूँगा। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वो अपने मिरर में प्रशंसा करता है, अपनी इमेज को देखता है। देयर आई एम, देखो मैं यहाँ हूँ। आर वी मार्शियन नॉट ए हैंडसम रेस, देखो क्या हम मार्शियन हैंडसम नहीं होते हैं क्या? है ना? मिरर में कहता है देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने, क्या मार्शियन हैंडसम नहीं होते क्या? क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ क्या? ऐसे वो क्वेश्चन पूछता है मिरर से। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज़ अगली अर्थियंस, अर्थलिंग्स, अर्थलिंग्स हैं पृथ्वीवासी, और हम तो उन अगली, गंदे, कुचेले अर्थलिंग वालों से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। विद द टिनी हेड्स, अर्थ वाले जो हैं छोटे सिर होते हैं। नूडल का सिर जो है ना बहुत बड़ा है, बहुत एगल शेप में बहुत बड़ा सर है ना? तो कहते हैं कि उनसे तो हम बहुत अच्छे हैं, और अर्थ वालों के, पृथ्वी वालों के छोटे-छोटे सिर होते हैं। नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, अब वो थिंक टैंक नूडल कहता है कि आपका सिर अभी तक छोटा है, इसमें आप प्रैक्टिस कम करते हैं। आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपका सर भी मेरे जितना बड़ा हो जाएगा। एंड someday you'll have a balloon balloon bearing just like mine, और थोड़े समय आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका सर भी मेरे जैसा बैलून के जितना बड़ा हो जाएगा। ये थिंक टैंक और नूडल के बीच में, मिरर के बीच में कन्वर्सेशन है। नूडल, ओह आई होप सो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मैं भी आपके जैसा बन जाऊं, आपके जितना इंटेलिजेंट हो जाऊं, आपके जैसे हेड बन जाऊं। ओके, माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, मैं भी ऐसा सोचता हूँ। थिंक टैंक नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब, स्पेस प्रोब को स्पेस क्राफ्ट जो अर्थ पे अटैक करने के लिए आई है ना? तो थिंक टैंक कहता है कि उससे वीडियो कॉल कीजिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनके साथ कम्युनिकेशन कीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए। आई वांट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है बहुत ही तुच्छ, छोटा, ओल्ड, एंशिएंट, प्राचीन, अनडेवलप्ड, अविकसित, है ना? आई वांट टू इन्वेड, मैं आक्रमण करना चाहता हूँ दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ, जो एक छोटी-सी, तुच्छ-सी, अनडेवलप्ड सी जो एक प्लैनेट कही गई है जिसको अर्थ कहा गया है, उसको आज लंच से पहले उस पर अटैक करना चाहता हूँ। जल्दी से जल्दी उसको के साथ में कम्युनिकेशन कीजिए, जो हमारी टीम वहाँ पे गई है, उनसे पूछिए कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। नूडल, इट शैल बी डन सर, ही हैज़ जस्ट लेवर ऑन स्विच बोर्ड, वो स्विच बोर्ड पे कुछ सेटिंग करता है, वीडियो सेट करता है, कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी सेट करता है, स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हर्ड, अब जब वो करता है तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक आवाजें आती है, बीपिंग की आवाज आती है ना? बीप करने की आवाज आती है, वीडियो शुरू होने से पहले जो आवाज आती है उस तरह की आवाज आती है। एंड कर्टेन ओपन्स, और यहाँ से पर्दा शुरू होता है। अब यहाँ से जो बातचीत चलेगी, वो स्पेसक्राफ्ट जो अर्थ पे आया है अटैक करने के लिए, उनके बीच में, और जो मार्स पे बैठे हैं, यहाँ पे जो मार्स नाम का जो प्लेनेट है, उस पे नूडल और थिंक टैंक बैठे हुए हैं, और जो अर्थ पे आए हैं वो कौन है? ओमेगा है, आयोटा है, ऊप यहाँ पे आए हुए हैं। उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। वो वहाँ से उनसे पूछते हैं, वो उनको गाइड भी करते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ से फ़िल्म स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ से सेकंड सीन शुरू हो गया, है ना? फर्स्ट सीन हिस्टोरियन का था और मार्शियन का था, है ना? अब देखें, ए फ्यू सेकंड, थोड़े समय जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है नूडल, तो उसके थोड़े समय बाद में क्या होता है? प्लेस, सीन सेकंड है तो हमें टाइम बताना पड़ेगा। तो टाइम क्या है? जब उसने कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया उसके थोड़े समय के बाद में, टाइम वही है जो 25th सेंचुरी इतिहासकार बता रहा था। प्लेस कहाँ है? मास स्पेस कंट्रोल एंड सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी। सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो तो पृथ्वी के ऊपर है ना? और मार्स स्पेस कंट्रोल जो मार्स के ऊपर है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। एट राइट, जब पर्दा उठता है तब क्या होता है? कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर। अब जब फ़िल्म शुरू होती है, तो सबसे पहला जो सीन आता है फ़िल्म के अंदर, वो ओमेगा का आता है। ओमेगा एक रिसर्चर है जो पृथ्वी पर अटैक करने के लिए स्पेसक्राफ्ट में है। जैसे हम पृथ्वी से मून पे जाते हैं स्पेसक्राफ्ट लेकर के, वैसे भी वो पृथ्वी पे आए हैं स्पेसक्राफ्ट लेकर के। और जब हम वहाँ जाते हैं तो मून के बारे में, किसी भी प्लेनेट पे जाते हैं तो वहाँ रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले ओमेगा की तस्वीर आती है ना? एट सेंटर सबसे बीच में खड़ा होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग
कार्ड a card catalog drawer in a confused fashion। और उसके हाथ में एक बुक होती है, एक कार्ड सा होता है। अब ये नहीं पता कि बुक होती है, क्यों उनको पता नहीं कि होती क्या है। वो तो हमें पता है कि बुक्स थी। एक कार्ड कैटलॉग को अपने हाथ में लेता है, उसको ऊपर-नीचे करता है, उसको ड्रॉ करता है, कभी इधर रखता है, कभी इधर रखता है। क्योंकि वो लाइब्रेरी में एंटर हुए हैं, तो लाइब्रेरी में पता है कि बुक्स कैसे रखी जाती हैं। अलमीराज़ लगी होती है ना? उनके अंदर बुक्स रखी जाती है, सेट की हुई होती है। उसमें ड्रॉवर लगे होते हैं, उनको खींच करके बुक बाहर निकालनी पड़ती है, तो इस तरह से होता है। लेफ्ट हैंड आयोटा इज़ अप लेफ्ट, उसके लेफ्ट में आयोटा खड़ा है। एंड काउंटिंग बुक्स इन ए केस बुक, केस बुक में जहाँ बुक्स रखी हुई है ना, बुक्स को काउंट करता है, क्योंकि लाइब्रेरी में तो हज़ारों बुक्स होती हैं। सार्जेंट ऊप इज़ एट राइट, ओमेगा के बीच में है, उसके लेफ्ट में आयोटा है, और ऊप जो उसके राइट में है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग है बुक, वो भी बुक्स को ओपन क्लोज कर, उनको समझ में नहीं आता है क्या। क्लोजिंग बुक्स, टर्निंग इट अपसाइड डाउन, कभी उसको ऊपर करता है, कभी उसको नीचे करता है, कभी ऊपर की साइड नीचे करता है, कभी वो नीचे की साइड ऊपर करता है, कभी लेफ्ट को राइट करता है, कभी राइट को लेफ्ट करता है। बुक्स को मूवमेंट करता है, उसको समझ में नहीं आता कि है क्या। सेकंड इट उसे हिलाता है कि इसके अंदर कुछ है क्या, है ना? मैच बॉक्स की तरह। देन रिफल रिफलिंग द पेजेस एंड शेक हिज हेड, फिर पेज को रिफिल करता है, उनको हिलाता है, पेज को खोलता है, और फिर अपने हेड को हिलाता है, सिर को हिलाता है कि मुझे समझ में नहीं आता है क्या। इस तरह से मूवमेंट करता है नूडल। एडजस्टिंग नॉब, आई हैव ए क्लोज साइट ऑफ द स्पेस क्रूजर। अब नूड इतने में आ जाता है। नूड कहता है सर, आई हैव कॉन्टेक्टेड टू द स्पेस क्राफ्ट, और उनको मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ, ऐसा वो थिंक टैंक को ऑर्डर मैसेज देता है। फिर थिंक टैंक कहता है, थिंक टैंक पुट ऑन ए पेयर ऑफ इनॉर्मस गूगल्स, और फिर बड़े-बड़े गूगल्स वो थिंक टैंक पहनता है, क्योंकि उसे देखना है ना उसको उनको। एंड टर्न्स टुवर्ड द स्टेज टू वॉच। अभी मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट के इतिहासकार में प्रोजेक्ट दिखा रहा है, उस प्रोजेक्ट के अंदर फ़िल्म चल रही है। तो फ़िल्म जब शुरू हो रही है, तो पहले इतिहासकार का फेस किसी और तरफ है ना? फिर वो उस प्रोजेक्ट की तरफ अपना फेस कर लेता है फ़िल्म के अंदर। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। नूडल जानकारी देता है कि लगता है कि हमारे जो मेंबर जो सदस्य जो हैं, वो अर्थ के किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर चले गए हैं। यहाँ स्ट्रक्चर मतलब है कि लाइब्रेरी की जो बिल्डिंग है उसके अंदर चले गए हैं, ऐसा वो कहते हैं। नेक्स्ट आगे क्या होता है? थिंक टैंक, एक्सीलेंट, मेक अ वॉइस कॉन्टैक्ट, उनसे आवाज़ से कॉन्टैक्ट कीजिए। वीडियो तो हो गया, अब उनसे बोल के पूछिए कि क्या कर रहे हो? नूडल कहता है स्पीकिंग टू माइक्रोफ़ोन, माइक्रोफ़ोन में बोलता है। मास स्पेस कंट्रोल बोर्ड कॉलिंग क्रू ऑफ द प्रोब 1, वो कहता है कि मास स्पेस कंट्रोल से आपके साथ में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, और आप किसी एक से बात करनी है। मास कंट्रोल स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब, ऐसी आवाज़ 2-3 बार कहनी होती है। फ़िल्म में आपने देखा होगा, जब ये एरोप्लेन किसी एयरपोर्ट के ऊपर से गुज़रती है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। उनको बताना पड़ता है कि एयरपोर्ट वाले को बताना पड़ता है कि आप इस पोर्ट के एरिया में ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आप इस तरफ जा रहे हैं, है ना? ये 2-3 बार कहना पड़ता था कि जिनके साथ हमने कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उनको अच्छी तरह से सुन जाए। 1 कम इन कैप्टन ओमेगा गिव अस योर लोकेशंस। नूडल ओमेगा को कहता है कि आगे आके बताइए कि आप कहाँ पर हैं? ओमेगा बोलता है। स्पीकिंग इनटू अ डिस्क, उसके पास एक डिस्क ली हुई है, एक सीडी ली हुई है, व्हिच ही व्हिच इज़ ऑन द चेन अराउंड हर नेक। एक जैसे हम कह सकते हैं कि उसके माइक्रोफ़ोन लगा हुआ है, रिकॉर्डर लगा हुआ है ना? उसके अंदर वो बोलता है, तो उसके नेक के चारों तरफ बंधा हुआ है। कैप्टन ओमेगा टू मास स्पेस कंट्रोल पर वो भी बोलता है कि मैं कैप्टन ओमेगा, मैं मास कंट्रोल से स्पेस से बातचीत कर रहा हूँ। लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। बिना किसी समस्या के हम पृथ्वी पे पहुँच गए हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन देता है। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट रूम, एक रूम की तरफ इंडिकेट करते हुए कहते हैं कि हमने इस रूम के अंदर एंट्री कर ली है। दिस स्क्वायर प्लेस, यहाँ ये स्क्वायर प्लेस स्क्वायर टाइप का रूम है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर? लेफ्टिनेंट आयोटा, अब ओमेगा लेफ्टिनेंट आयोटा को पूछता है कि आपके पास कोई विचार है कि हम पृथ्वी पर कहाँ पर हैं? ये पृथ्वी बहुत बड़ी है, उस पे हम कहाँ पर हैं? इस बिल्डिंग का क्या नाम है? इस स्थान का क्या नाम है? इसकी लोकेशन क्या है? आयोटा, आई कांट फिगर इट आउट, मुझे तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम कहाँ हैं। कैप्टन होल्डिंग ए बुक अप ए बुक, अपने बुक्स को ऊपर हाथ में उठाते हुए, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पर्टिकुलर आइटम्स, वो कहता है कि जो पर्टिकुलर आइटम है अलमीरा में पड़े हुए हैं, उनको मैंने उनमें से 2000 को मैंने काउंट कर लिया है। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज वैन, और लगता है कि जिस स्थान में हम खड़े हैं
वो एक स्टोरेज वैन है, एक गोदाम हाउस है या वेयर हाउस है। Who do you think सर्जेंट ऊप, अब वो ऊप से पूछता है कि आप बताइए ऊप ये क्या है? देन ऊप कुछ कहता है, ऊप कहता है आई हैवंट क्लू, मुझे तो कुछ संकेत ही नहीं मिल रहे हैं, कोई कोई मतलब अंडरस्टैंड ही नहीं हो पा रहा है कि मैं कहाँ हूँ। आई हैवन आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, ऊप कहता है ना? आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। ऊप क्या कहता है देखिए, वो कहता है कि मैंने 7 गैलेक्सीज की ट्रेवलिंग कर ली है, 7 गैलेक्सीज की ट्रेवलिंग करके आ चुका हूँ मैं बहुत बड़ा रिसर्चर हूँ, लेकिन इस पृथ्वी के जैसा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं, ऐसी लाइब्रेरी तो मैंने कहीं नहीं देखी, पता नहीं ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही। मे बी दे आर हेड्स, हो सकता है कि हेड्स हो, हेड का मतलब जो कैप जो होती है ना सर पर लगाते हैं, शायद ये वो हो सकती है। ही ओपन्स ए बुक एंड पुट इट ऑन हिज हेड, वो बुक्स को ओपन करता है अपने सर के ऊपर यूं रख लेता है, हेड बना लेता है, कैप बना लेता है। से मे बी दिस ए हर्बर्ट डेस्री, हो सकता है कि हर्बर्ट डेस्री हो। ओके, ओमेगा बोइंग लो, नीचे झुकते हुए क्योंकि उसकी रेस्पेक्ट करता है थिंक टैंक की। perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of thought on the matters। अब इन तीनों को समझ में नहीं आता है तो वो थिंक टैंक से पूछता है कि शायद आपका दिमाग बड़ा है, आप हमसे होशियार हैं, आप हम काफी इंटेलिजेंट है, आप हमें इसके बारे में कुछ आइडिया दे सकें, बताइए। थिंक टैंक एलिमेंट्री, सबसे पहले माय डियर ओमेगा होल्ड वन ऑफ द आइटम अप, सो सबसे पहले तो अब जो आइटम है उसको हाथ में ऊपर उठाइए, सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, ताकि मैं इसे आराम से नजदीक से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स ए बुक ऑन द पाम ऑफ द हर हैंड, ओमेगा जो फीमेल है, ओमेगा जो फीमेल है वो अपने हाथ की हथेली पर उस बुक्स को रखता है। यस यस ही आई अंडरस्टैंड नाउ, थिंक टैंक कहता है जैसे वो देखता है वो क्या, मैं समझ गया ये क्या है। सिंस अर्थलिंग क्रिएचर आर ऑलवेज प्लेस ईटिंग द प्लेस ईटिंग, वो कहता है कि पृथ्वीवासी जो है ना खाने के बहुत शौकीन है ना? क्या कहा है? सिंस, क्योंकि अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, वो हमेशा खाते ही रहते हैं। प्लेस विन इन विच यू फाइंड योरसेल्फ, जिस स्थान में आप खड़े हैं, इज अनडाउटली ए फूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड, वो एक कोई खाने का रिफ्रेशमेंट स्टोर है, गोदाम है, इसमें खाने की चीजें रखी हुई है। टू आयोटा और ऊप, उनको भी कहता है थिंक टैंक। ही सेज वी आर इन रिफ्रेशमेंट स्टैंड, ओमेगा उनके इन दोनों को मैसेज करता है कि हमारे बॉस ने कहा है कि हम एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड के अंदर हैं, एंड वेल अर्थलिंग्स सर्टेन हैव ए स्ट्रेंज डाइट, और इसको देखकर ऐसा लगता है कि पृथ्वीवासियों की खाने की डाइट की जो आइटम्स है वो भी अलग-अलग बहुत स्ट्रेंज है, हमें भी समझ पता नहीं अर्थ पृथ्वीवासी क्या खाते होंगे। नेक्स्ट पार्ट, ये जो वर्ड आया था हर्बेस डिसीज का मतलब स्मॉल आइटम्स लाइक शूइंग मशीन, एक मशीन सिलने की जो मशीन होती है उसके जैसे एक आइटम होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, थिंक टैंक द आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड ए सैंडविच, थिंक टैंक कहता है जो आइटम आपके हाथ में वो सैंडविच है। ओमेगा नोडिंग, ओमेगा बोलता है नोडिंग, हाँ, नोड का मतलब होता है कि सिर हिला करके बिना बोले अपने सिर को यस के रूप में इंडिकेट करते हुए कहना कि हाँ ये सैंडविच है, सिर हिला करके हामी भरना। आयोटा नोडिंग, हामी भर भी कहते हैं हाँ, मान लेते हैं उसकी बात। थिंक टैंक जैसा कहते हैं उसे वो मानते हैं, बिल्कुल भी विरोध नहीं करते हैं, उनको पता है कि वो अलमाइटी है, ग्रेट है। ओके, यूपी कहते हैं टेकिंग ए बुक फ्रॉम हिज हैंड एज सैंडविच, हाँ ये एक सैंडविच है। थिंक टैंक सैंडविच आर मेन स्टेपल्स ऑफ अर्थ डाइट्स, वो कहता है सैंडविच जो पृथ्वीवासियों का खाने डाइट का प्रमुख सोर्स है। लुक एट इट क्लोजली, से ध्यान से देखो। ओमेगा स्क्विंट एट बुक, वो उस बुक पर स्क्विंट करता है, ध्यान से देखता है। ओके, देयर आर टू स्लाइस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, अब सैंडविच तो आपने देखी ही होगी, सैंडविच बुक की जैसी दिखती है, क्योंकि सैंडविच का बाहर का जो कवर जो होता है, बाहर का जो लेयर जो होती है वो ब्रेड की बनी होती है, उसके बीच में सलाद वगैरह सॉस वगैरह डाले होते हैं। तो बुक्स भी ऐसी है, बुक्स का बाहर वाला जो कवर उनको ब्रेड नजर आता है, अंदर सॉफ्ट जो पेपर है वो उनको सॉस और सलाद वगैरह जो भी डाला होता है वो नजर आता है। देखिए वो कहता है देयर आर टू स्लाइस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, जिनको ब्रेड हम कहते हैं, एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ ए फीलिंग्स, उनके बीच में कुछ फीलिंग्स कुछ भरा हुआ है, जैसे कि ब्रेड में भरा होता है, सैंडविच में भरा होता है। ओमेगा दैट्स ग्रेट, यू आर सर, बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। थिंक टू कंफर्म माय ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट, वो कहता है ठीक है,
मैंने ठीक पहचाना। मेरे इस डिसीजन को, ओपिनियन को कंफर्म करने के लिए आपको उसको खाना पड़ेगा। अब ये बात बड़ी हो गई कि खाए कौन? वहाँ 3 लोग थे। तो ओमेगा गल्पिंग, गल्पिंग का मतलब इस चीज़ को खाएगा कौन? हार्ड है, उनको दिख रही थी कि खाने वाली तो है ही नहीं, है ना? गल्पिंग सर, लेकिन वो मना तो कर नहीं सकता। इस तरह का बिहेवियर शो करता है, एटीट्यूड शो करता है। ईट इट, खाना है इसे। ओमेगा ऑर्डर देता है कि ईट इट, खाइए। थिंक टैंक, डू यू डाउट द थिंक टैंक, अलमाइटी थिंक टैंक? क्या आप थिंक टैंक पे डाउट करते हैं? जो मैं कह रहा हूँ वो बात सही नहीं है। मैंने कह दी खाओ, ये खाने की सैंडविच है तो सैंडविच ही है। आपको क्या डाउट है? खाइए इसे। देन स्क्विंट का मतलब लुक वेरी क्लोजली। जैसे यहाँ आया था ना, थिंक टैंक उस बुक की तरफ बहुत ध्यान से देखता है। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ सेकंड सीन, ओमेगा आयोटा ओ, ओमेगा को थिंक टैंक ने ऑर्डर दिया, ओमेगा को, क्योंकि वो सीनियर था। अब ओमेगा ऑर्डर देता आयोटा को। ओह नो नो, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। ओमेगा कहता है कि आयोटा ने अभी तक ब्रेकफास्ट ही नहीं किया। हमने तो कुछ कर तो रखा है ना? जो लेफ्टिनेंट भी है, लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। मैं आपको ऑर्डर देता हूँ कि आप इस सैंडविच को खाइए। वो अपनी बात को आयोटा पे डाल देता है कि मैं तो बच जाऊँ, आयोटा से खिलवा लूँ। आयोटा डुबियसली थोड़ा यूँ डाउट करता है कि इसको खाना पड़ेगा। ईट इट, खाना है इसे, ऐसा वो बोलता है। ओह कैप्टन, इट इज़ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट merchant to eat a sandwich, I am sure, but how can I be so impolite as to eat before my sergeant, handing Oop the book and saying brightly, Sergeant Oop, I order you to eat the sandwich immediately. अब वो अपनी बात को कैसे टालता है? आयोटा भी खाना नहीं चाहता कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं प्रथम पृथ्वीवासी बनूँ, प्रथम मार्शियन बनूँ, जिसने अर्थ पे आकर के खाना खाया। लेकिन मैं इतना रूड, इम्पोलाइट, इतना क्रूर कैसे हो सकता हूँ? है ना? मैं तो बड़ा हूँ, मेरे से छोटा जो सार्जेंट है, मैं चाहता हूँ कि वो सबसे पहले खाए। मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। अपनी बात को टालने के लिए कहता है कि मैं इतना कैसे इम्पोलाइट बन जाऊँगा कि ये चीज़ खाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि ऊप खाए। वो उसको ऊप को देता है पोलाइटली, और सार्जेंट ऊप को ऑर्डर करता है, क्या आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। मैं आपको ऑर्डर देता हूँ, इसे इमीडिएटली खा लीजिए। देखिए कहाँ-कहाँ से आया? ओमेगा को सबसे पहले कहा गया, ओमेगा ने बात टाली आयोटा के पास में ही, आयोटा ने बात को ऊब के पास में भेज दी। ऊब कहता है मेकिंग ए फेस, इसे खाना पड़ेगा। फेस का एक्सप्रेशन देता है, मतलब डिसलाइक शो करता है कि ये तो खाने वाली चीज़ है नहीं, फिर भी खाना पड़ेगा। हू? कौन? मैं? लेफ्टिनेंट? मी? मैं? मुझे? ओइटन ऑफ सैल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ द मार्स। ऊप, ऊप यस, ऑफ कोर्स, अनहैपीली, इमीडिएटली, बिना किसी खुशी के, बिना किसी रेडीनेस के, ही ओपन्स हिज माउथ, सबसे पहले ऊप खा रहा है, ओपन्स हिज माउथ वाइडली, जोर से उसका मुंह खोलता है अपना। ओमेगा एंड आयोटा बोथ हिम ब्रीथलेसली, जब वो मुंह खोलता है और वो खाने की कोशिश करता है तो दोनों की श्वास रुक जाती है, ओमेगा और आयोटा की, पता नहीं क्या होगा। ओके, ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, बुक्स के कॉर्नर को खाता है। एंड पेंटामो मेस चोइंग एंड swallowing, swallowing का मतलब होता है कि बिना चबाए उसको निगल जाना, गटक जाना। व्हाइल मेकिंग ट्रेबल फेस, जब वो ये सब कुछ कर रहा होता है, उसको खा रहा होता है, उसको चबा रहा होता है, उसको निगल रहा होता है, जो उसको पेट के अंदर डाल रहा होता है, तब वो सब दोनों जो लोग हैं उसके फेस का एक्सप्रेशन को देखते हैं, वो फेस के एक्सप्रेशन से ही बता देते हैं कि ये कैसी है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, पेंटामिमेस का मतलब थिएट्रिकली एंटरटेनमेंट, मतलब यूँ जैसे फ़िल्म में एंटरटेनमेंट होता है ना थिएटर में, उस तरह से वो एंटरटेनमेंट के मोड में उसको खाता है, नाटक करते हुए। देन नेक्स्ट थी ओमेगा, वेल ऊप, हाँ, ऊप खाइए, उसको प्रमोट करता है, उसको मोटिवेट करता है, कहीं ये वापस न उसको छोड़ ना दे, है ना? अगर ये नहीं खा पाएगा तो थिंक टैंक हमें ऑर्डर देगा, मेरे को खानी पड़ेगी। और वेल ऊप, ऊप कफ, कुफ मतलब काँपता है, का खांसता है। ओमेगा एंड ओएटा पाउंड हिम ऑन द बैक, पाउंड हिम ऑन द बैक का मतलब होता है हिट एनीथिंग रिपीटेडली। ये इसकी प्रैक्टिकल देख लीजिए, जब भी अपने यहाँ घरों में या फैमिली में या अपने साथ में जब भी कोई खाना खाते समय
श्वास चलने में कुछ दाना या चला जाता है तो हमें खाँसी आने लग जाती है, वैसा इसके साथ में हुआ। जब इसने ब्रेड को खाई तो खाँसी आने लग गई, है ना? तो हम क्या करते हैं, जैसे छोटे बच्चे हमारे पास में बैठे होते हैं, हम उसकी पीठ में को थपथपाते हैं। कई लोग तो गर्दन के पीछे भी यूँ यूँ मुक्का मारने की कोशिश करते हैं कि कहते हैं कि कुछ जो फँसा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा, है ना? वो भी उसके साथ ऐसा ही करते हैं। थिंक टैंक वाज़ इट नॉट डिलीशियस? क्या ये स्वाद नहीं थी? डिलीशियस नहीं, स्वादिष्ट नहीं थी? सार्जेंट वू। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछ हो सकता है, हू इज़ द फर्स्ट मार्शियन हू ईट द सैंडविच? सबसे पहला मार्शियन कौन था जिसने सैंडविच को ईट की? ऊप था। ओके? ऊप सैल्यूटिंग, दैट्स करेक्ट सर, इट इज़ नॉट डिलीशियस। हाँ, ये डिलीशियस नहीं है। आई डोंट नो हाउ द स्लिंग्स कैन ई गेट दीज़ सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर। मैं नहीं जानता कि पृथ्वीवासी बिना पानी के इस सैंडविच को कैसे खा लेते होंगे। ओके? दे आर ड्राई, वो सूखी भी हैं क्योंकि बुक तो सूखी होती है, हमें तो पता है। एज़ मार्शियन डस्ट, जैसे कि मार्शियन की डस्ट सूखी है ना, कड़वी है, वैसे ही ये सूखी है बिल्कुल। नूडल, सर अब नूडल का टर्न आता है। ग्रेट माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, बट एन insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches। अब वो सैंडविच तो थी नहीं, तो अब क्या क्या कहा जाए? तो नूडल कहते हैं कि सर इसके बारे में मेरा एक विचार है। मैं बताता हूँ कि ये सैंडविच नहीं है, ये कुछ और ही चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ, इसके बारे में मेरे दिमाग में छोटा-सा विचार है। ऐसा नूडल कहता है, थिंक टैंक। इट कांट बी वर्थ मच, आपके जो दिमाग में विचार है ना, उसका कोई महत्व नहीं है ना? क्योंकि अगर वो कह देगा कि आप वाली बात अच्छी है, तो फिर वो अ, जूनियर से ऐसी बात करने की स्टाइल नहीं होती, तो सीनियर तो बॉस है, वो अपनी बॉसगिरी दिखाता है। बट गो अहेड, चलो फिर भी बता दीजिए क्या विचार है आपके पास में, लेकिन आप वाली बात का कोई महत्व तो है नहीं, है ना? गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा, जो आपके माइंड में छोटी सी तुच्छ से डेटा इधर से उधर घूम रहे हैं ना, वो हमें बताइए। नूडल कहता है, सर आई हैव सीन सर्वेयर, जो सर्वे करने वाले हैं उनको मैंने देख चुका हूँ। Film of those sandwiches, I noticed that the Earthlings did not eat them, they used them as some sort of communication device। वो कहते हैं कि ये बुक्स जो है ना, सैंडविच नहीं है सर, ये कम्युनिकेशन डिवाइस है। अब इमेजिन कीजिए मोबाइल फ़ोन को, हाँ? मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप हम कह सकते हैं, वो बुक के जितना ही बड़ा हो गया, तो 2 लेयर हो गई, है ना? तो वो कहते हैं कि ये सैंडविच खाने वाली नहीं है, सैंडविच जो है ये कम्युनिकेशन डिवाइस हैं। जैसे कि मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस होता है ना, संचार माध्यम होता है। तो ये कहता है कि वो है। तो अब कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? या तो आई कम्युनिकेशन होता है, हम कोई चीज़ को आँख से देखें, मैसेज कर सकते हैं, या हमें सुन सकते हैं। 2 तरह के कम्युनिकेशन हो गए, है ना? तो वो कहते हैं। फिर वो कैसा कम्युनिकेशन है, वो बताया जाएगा। थिंक टैंक हॉटिली, नेचुरली, दैट वाज़ माय नेक्स्ट पॉइंट। अब होटली, अब ये बात उसे नूडल ने बताई, वो अच्छी भी थी, है ना? लेकिन वो इस बात को, इसका क्रेडिट नूडल को नहीं देना चाहता। ये बात तो मैं बस जस्ट कहने वाला था। मुझे क्या पता कि आपके दिमाग में यही बात है ना? ये बात तो मैं जस्ट कहने वाला, होटली अपना घमंड शो करता है। देयर आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेज़, नूडल वो थिंक टैंक कहता है कि वास्तव में सैंडविच नहीं होकर के ये कम्युनिकेशन सैंडविच है। कम्युनिकेशन सैंडविच, कम्युनिकेशन जो मीन जो होता है, थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, हू इज़ नेवर रॉन्ग? वो कहता है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता। फिर क्वेश्चन पूछता है, कौन गलत नहीं हो सकता? नूडल। सैल्यूटिंग, ग्रेट माइटी थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, आप कभी गलत नहीं हो सकते, थिंक टैंक। देयरफॉर इसीलिए आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, इसलिए मैं ऑर्डर देता हूँ कि आप उसे सुनिए। ओमेगा लिसन टू देम, इसे सुने। ओपन आविटा ईच टू ईच अदर, पज़ल्ड, यूँ परेशान होते हैं कि सुनना पड़ेगा। लिसन टू देम, थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स? क्या आपके कानों में मार्बल्स हैं? तो मार्बल वर्ड को समझिए। मार्बल, हमने ये देखा है कि मार्बल जो फ्लोर बनता है, संगमरमर जिसको हिंदी में कहते हैं वो, लेकिन ये वो नहीं है। इसका वर्ड मीनिंग कुछ और है। ओके? आप में से ज़्यादातर को तो आता भी होगा और नहीं आता उनको मैं बता देता हूँ। मार्बल्स सपोज़ कीजिए क्यों नहीं है? क्या आपने कभी मार्बल को मार्बल रो या संगमरमर रो पढ़ा है हिंदी में? मतलब मार्बल जो होता है ना, उसका कभी प्लूरल होता ही नहीं है। तो मार्बल्स कैसे हो सकता है? तो मार्बल नहीं। ये होता है जो काँच की गोलियाँ जो बच्चे खेलते हैं, कंचे जिसे हम कहते हैं, उनको कहते हैं।
जो कांच की गोली जिसे हम खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं ना गलियों में, उनको मार्बल्स कहते हैं। तो नूडल थिंक टैंक कहता है कि क्या आपके कानों में कंचे डले हुए हैं क्या, जो मेरी बात को सुनते नहीं हो? 2 बार बोल के कन्फर्म करते हो एक-दूसरे से कि ये कहा है क्या? आप वो डायरेक्टली नहीं सुनता कि मैंने क्या ऑर्डर दिया है? आई सेड लिसन टू देम, मार्शियंस गो वेरी लो, तो वो झुक जाते हैं, ओमेगा। इट शैल बी डन सर, दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस, दोनों सभी लोग 2-2 बुक उठा लेते हैं एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स, और अपने कान के पास में होल्ड कर लेते हैं। लिसन इंटेंटली, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। आयोटा व्हिस्परिंग टू ओमेगा, आयोटा जो ओमेगा को व्हिस्पर करता है, व्हिस्पर का मतलब कानाफूसी करना, धीरे से बोलता है। डू यू हियर एनीथिंग, क्या आपको सुनता है कुछ? आयोटा व्हिस्परिंग बैक वापस व्हिस्पर करता है ना, कान में धीरे से बोलता है, नथिंग, कुछ नहीं। डू यू हियर एनीथिंग, क्या आपको सुन रहा है वो? नहीं। यस। Now, some part of the lesson, this is the lengthy lessons. Best part of this lesson we read in next video that I am going to publish tomorrow. So this is the over. I think you have understood the lessons very nicely. I have explained each and everything very correctly. If you have any doubts, you can comment in the comment box. I personally observe your comment and reply you. Okay. Keep in mind, this lesson is very important. This lessons is having 1 questions of your papers, 3 marks of questions, क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ योर एनुअल पेपर, जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा, उसका 22 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा वो इसी लेसन से आएगा, वो 3 मार्क्स का होगा। तो इस लेसन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इट शेयरिंग, लाइकिंग एंड कमेंटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।